नमस्कार, मैं हरिशंकर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। मित्रों, आज हम शुरू करेंगे संस्कृत शिक्षण विधि संपूर्ण टॉपिक पर आधारित वीडियो कोर्स बनाने जा रहे हैं और जो कि सीटेट के लिए बहुत ही उपयोगी है और साथ ही साथ अगर आप रीट का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत शिक्षण विधियाँ। मित्रों, आपको बता दें कि इसमें हम आपको मुफ्त में पीडीएफ भी देंगे और पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको साथ ही बता दें कि अगर आप वीडियो की पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। परिवर्तन एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ से आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि अगर आपको पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे तो वहाँ से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद में आप चाहें तो यहाँ क्लिक करें, जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपका जो मोबाइल है वो आपको यूट्यूब पर लेके चला जाएगा और वहाँ से देख सकते हैं आप। और साथ ही नीचे लिंक भी दिए गए हैं यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए और टेलीग्राम के लिए। आप चाहें तो हमारे सभी जगह से हमसे आप संपर्क बनाए रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं हमसे और पीडीएफ भी मंगा सकते हैं। आप चाहें तो इस नंबरों पर, दिए गए नंबरों पर आप एक बार मैसेज करिए, आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। और जितने भी वीडियो बनते जाएंगे आपको उन सब का पीडीएफ भी मिलता जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग संस्कृत शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो इसमें पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो सबसे पहले जो पाठ्यक्रम हमारा है वह है संस्कृत भाषा शिक्षण कौशलानिका, यानी जो संस्कृत भाषा शिक्षण यानी संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए किन किन कौशलों की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे में है एक श्रवण कौशल, जैसे बालक को सबसे पहले सुनना सिखाना पड़ता है। या तो ये जो सुनना है ये बालक को वातावरण द्वारा अर्जित नहीं होता, ये जन्मजात होता है। ये जो कौशल है बालक का, ये जन्मजात कौशल है, वो शुरू से ही सुनने लग जाता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे वह उसका अनुकरण करके बोलने लग जाता है। फिर इसके बाद जब वह और दक्ष हो जाता है श्रवण कौशल में और भाषण कौशल में, तो इसके बाद आप उसको पढ़ना सिखाएंगे और पढ़ना सिखाने के बाद फिर अंत में आएगा लेखन कौशल। और ये चार इसमें 1, 2, 3, 4 ये क्रमांक वाइज हम लोग इसको सिखा देते हैं ताकि जो बालक है वो भाषा में दक्ष हो सके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ। संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ में जैसे कुछ परंपरागत विधियाँ आती हैं। परंपरागत में जैसे पाठशाला विधि हो गई, फिर इसके बाद है व्याकरणानुवाद विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है, इत्यादि इस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अगली जितने भी हमारे वीडियो पार्ट्स आएंगे सब में हम लोग शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसे आधुनिक शिक्षण विधियां भी होती हैं, जैसे प्रत्यक्ष विधि है, हर्बर्ट की पंचपदी है, विश्लेषण विधि है, समवाय विधि है, मूल्यांकन विधि है, इत्यादि विधियों पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हैं संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांताः, मतलब हम शिक्षण विधियों को पढ़ने के बाद संस्कृत भाषा के शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उनको भी पढ़ेंगे। जैसे स्वाभाविकता का सिद्धांत है, ठीक है, और निरंतरता का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, इत्यादि सिद्धांतों के बारे में हम समझेंगे। इसके बाद है संस्कृत भाषा शिक्षण सूत्राणि, मतलब संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत कौन कौन से सूत्र प्रयोग किए जाते हैं ताकि बच्चों में अधिगम कार्य को सफल बनाया जा सके। तो जैसे आपने समझा होगा कि कभी आपने सुना होगा कि बच्चों को पहले सरल चीज़ें सिखानी होती हैं, फिर इसके बाद हम उनको कठिन चीज़ें सिखाते हैं। या तो बच्चों के सामने सबसे पहले हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर इसके बाद नियमों को सिखाते हैं, तो बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है, तो सरल से कठिन की ओर, आगमन से निगमन की ओर, और पूर्ण से अंश की ओर, और विश्लेषण से सामान्य की ओर, या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सब शिक्षण सूत्र हैं। इनको हम आगे अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं हमारे पूरी वीडियो की श्रृंखला में। इसके बाद है संस्कृत भाषा अधिगम साधना, मतलब संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए किन किन साधनों का हम प्रयोग करते हैं, श्रव्य साधनों का या दृश्य साधनों का या श्रव्य दृश्य साधनों का, और कौन सा साधन ऐसा है जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से बच्चों को सिखाने में मददगार साबित होता है। फिर जब ये पूरा सीख लेंगे हम लोग तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे उपलब्धि परीक्षण के बारे में। तो हमको ये पता चलेगा कि जब बालक कोई भी शिक्षण कार्य के बाद गुजर जाता है तो वहाँ
वह कितना सीख पाया है, उसने कितना अधिगम किया है, अधिगम अनुभव कितना प्राप्त हुआ है, इसकी हम लोग जांच करते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तो वह उसका होता है उपलब्धि परीक्षण। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मूल्यांकन की। तो मापन और मूल्यांकन में हम ये पता करेंगे, हम ये जानेंगे कि मापन किस प्रकार की क्रिया होती है, मूल्यांकन किस प्रकार की क्रिया होती है, मूल्यांकन की प्रविधियाँ क्या हैं, मूल्यांकन की विशेषताएँ क्या हैं, इत्यादि चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, और आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो हमारी पीडीएफ है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, इसको पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जो नीचे दिया गया ये एक लिंक है, क्लिक हियर के, यहाँ पर जो t.me परिवर्तन जैकेन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो तुरंत आपका टेलीग्राम ऐप खुल जाएगा और वहाँ से नीचे एक ज्वाइन का बटन आएगा। आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप वहाँ से हमारे पीडीएफ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं भाषा परिचय को। ठीक है, तो जो संस्कृत भाषा शिक्षण है मित्रों, इसमें भाषा एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और अपने विचारों को व्यक्त करने का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है उसको भाषा को ही माना गया है। और दूसरों के विचारों एवं अभिप्रायों को हम समझने के लिए भी हम भाषा का ही प्रयोग में लाते हैं। और जो भाषा है, यह सबसे पहले जान लेना है आपको कि भाषा शब्द भास धातु और टाप प्रत्यय से मिलकर के बना है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो टाप प्रत्यय है, आप ये जानते होंगे कि यह एक स्त्री प्रत्यय है जिसमें आधा ट, फिर इसके बाद यहाँ आ की मात्रा होती है, फिर इसके बाद यहाँ पर प होता है। और आपको ये पता होगा कि जो आधा प आप दिख रहे हैं, यहाँ पर एक हलंतम सूत्र लगता है, इत संज्ञा विधायक सूत्र। और ये जो ट है, आदिर्ङि टू डू में अगर शुरुआत में टू डू हो, या फिर चुटू सूत्र जो होता है उसमें शुरुआत में आए हुए ट का इत संज्ञा करता है। इसके बाद में लास्ट में हम तस्य लोपः से इत संज्ञा जिसकी भी इत संज्ञा हुई है उसका हम लोप करा देते हैं। तो यहाँ से ट का भी लोप हो जाएगा और प का भी लोप हो जाएगा, तो बच जाएगा आ। और भास में आ जोड़ देंगे तो भाषा शब्द बन जाएगा। और भाषा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग का शब्द है, क्योंकि ये जो टाप प्रत्यय है यह स्त्रीलिंग का प्रत्यय है, इसलिए भाषा शब्द भी स्त्रीलिंग में चला जाता है। और आगे है कि व्यक्ता वाची वर्णाम येषां तम इमे व्यक्तवाच, मतलब स्वयं की अभिव्यक्ति दूसरों को समझाना और दूसरों की अभिव्यक्ति को स्वयं समझना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अर्थात विचार विनिमय का जो वाचिक साधन होता है उसी को हम भाषा कहते हैं। अगली परिभाषा इसकी ये हो जाती है कि भाष्यते इति भाषा, मतलब जिसे बोला जा सके वही भाषा होती है मित्रों। और अगर एक प्रचलित उदाहरण होता है जो बहुत ही मुख्य उदाहरण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों के रूप में अपने भाव विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। तो इसको बहुत ही बेहतर तरीके से आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए यह कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं भाषा के प्रकार पर। तो जो भाषा का प्रकार है वह भाषा सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। जैसे एक होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब हम जिसमें हम लिपियों का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कोई भी वर्ण का लिखित रूप हम नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ मौखिक भाषा होती है, मतलब जिसको आप सस्वर आप उसका भाषण दे सके और इसको हम ध्वनि के माध्यम से अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं, तो यह बोली जाती है मौखिक भाषा। अगर हम लिपि के माध्यम से अगर अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं तो वह बोली जाती है लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा का मतलब ये होता है कि जो शारीरिक हाव भाव होता है उसके माध्यम से अगर हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो उसे हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं। आगे हम ये ध्यान देते हैं कि प्रयोग के आधार पर भाषा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाषा होती है? तो आप कहेंगे एक मौखिक भाषा होती है। मौखिक भाषा कैसी होती है? तो लिखित भाषा
मूर्त होती है और मौखिक भाषा जो होती है वह अमूर्त होती है। जो मौखिक भाषा है यह बिल्कुल ध्वनिबद्ध होती है और जो लिखित भाषा है उसमें लिपि के माध्यम से हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, तो वह लिपिबद्ध होती है और वह लिपि विज्ञान से संबंधित होती है। इसके बाद हम बात करें कि जो भाषा है वह रचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो रचना के आधार पर दो प्रकार की भाषा होती है। एक होती है व्याकरणिक भाषा और दूसरी होती है साहित्यिक भाषा। मित्रों, आपको जानकर के यह खुशी होगी कि जो व्याकरण होता है यह भाषा का प्राण तत्व माना गया है और कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है कि व्याकरण को भाषा का क्या कहा जाता है, तो व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व माना जाता है। और दूसरी बात रही जो साहित्यिक भाषा है उसमें हितोपदेशपरक और लोक कल्याणकारी और रुचिवर्धक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ और कथाएँ लिखी जाती हैं और सुनाई जाती हैं, तो ये साहित्यिक भाषा हो जाती है। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अगर पूछा जाए आपसे कि भाषा की जो प्रारंभिक इकाई है वह कौन सी होती है, तो भाषा की प्रारंभिक इकाई होती है संकेत। और भाषा विज्ञान के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है, तो ध्वनि को ही माना जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। और किसके आधार पे, तो भाषा विज्ञान के आधार पर। यदि भाषा की लघुत्तम इकाई देखा जाए तो भाषा की लघुत्तम इकाई आप ध्वनि भी बता सकते हैं और वर्ण भी बता सकते हैं, तो भाषा की लघुत्तम इकाई होती है वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई, मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, वह होता है शब्द। ठीक है, और हम सामान्य रूप में पढ़ते हैं कि जो भाषा की बृहत्तम इकाई होती है वह वाक्य होती है, लेकिन यहाँ पर जो पाणिनि हैं, पाणिनि आप जानते हैं जिनको त्रिमुनियों के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है, व्याकरण शास्त्र की रचना की है। और अष्टाध्यायी जो है उसमें 8 अध्याय हैं, हर एक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं, उसमें लगभग 4000 सूत्रों की उसमें व्याख्या की गई है। ठीक है, इसके तो पाणिनि के अनुसार भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वाक्य को माना गया है। ठीक है मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत ही आपका धन्यवाद। और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए और कुछ न कुछ हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके सामने नई नई चीज़ों को लाते रहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि संस्कृत शिक्षण के साथ साथ हम हिंदी के भी शिक्षण के प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे। और मित्रों, इस पीडीएफ को और वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो हमारा यह एक मुहिम चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की मुहिम, इसको आगे बढ़ाने में हमारा आप सहयोग करिए, आपसे हमारी यही कामना रहेगी। ठीक है, और परिवर्तन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।